नमस्कार। एक बार फिर अड्डा में हम सब जुटे हैं। जो कुछ देश दुनिया में चल रहा है उस पर अपने विचार साझा करने के लिए, आपसे जानने के लिए कि आप जो इस समय जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर क्या सोचते हैं। हमेशा की तरह हमारे अड्डा से आप जुड़े हैं, आप सबका शुक्रिया। और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आज की इस चर्चा में भी आप सब इस अड्डा का पूरा आनंद लें। हाँ, हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, इनके विचार हम सब सुनेंगे। और इसके साथ ही आपका क्या मानना है, आपका क्या फीडबैक है, आप क्या समझते हैं आज के विषय को लेकर, और कौन से विषय हैं जो आप चाहेंगे जिस पर हम अपने अड्डा में उठाएं चर्चा, ये जरूर बताइएगा। आज के अड्डे में खास तौर पर हम ये बात जरूर करेंगे कि अब जबकि अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा में बमुश्किल 7-8 दिन का समय रह गया है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं हैं कि 11-12 मार्च तक चुनाव घोषणा हो सकती है। थोड़े ही दिन रह गए हैं। ऐसे में लंबी बैठकें करके लगातार 2-3 दिन तक, और एक दिन तो लगभग पूरी रात शीर्ष नेतृत्व के मैराथन बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 195 जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी कर दी। इसमें देश के अधिकांश राज्यों में कम से कम कुछ ना कुछ उम्मीदवारों के नाम जरूर दिए गए हैं। सबसे लंबी फहरिस्त उत्तर प्रदेश की है, जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, और बीजेपी ने पहले सूची में ही 51 लोगों के नाम उसमें दे दिए हैं। इसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रदेश हैं, खास करके उत्तर भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसके अलावा कुछ और छोटे राज्यों के नाम हैं। असम में कुछ सीटें दे दी गई हैं, तेलंगाना में कर दिया गया है। तो थोड़े थोड़े सीटें ज्यादातर राज्यों में से नाम दे दिए गए हैं। सबसे बड़ा उलटफेर जो है वो दिल्ली के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप अगर प्रोपोर्शनेटली देखें, अनुपात में देखें, तो दिल्ली में 7 सीटों में से जितने लोगों को बदला गया है वो अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है आज हमारे जो साथी हैं जिनके विचार आप सुनते रहे अड्डा पर, विनोद शुक्ला हमारे साथ हैं। नमस्कार विनोद, स्वागत है। और मुकेश रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, नमस्कार। राजनीतिक मुद्दों पर खास नजर रखते हैं लगातार। कांग्रेस जो पहले यूपीए जो गठबंधन था और अभी जो विपक्षी गठबंधन है उसकी गतिविधियों पे पैनी नजर रखते हैं, लगातार उस पर अपना विश्लेषण इनका हम पढ़ते रहते हैं। स्वागत है मुकेश रंजन। नमस्कार। और हमारे साथ कुमार श्रीकांत हैं। आप श्रीकांत को भी ओपिनियन अड्डा पर सुनते रहे हैं। श्रीकांत बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये जो क्षेत्र है उत्तर भारत का, इसकी राजनीति पर विशेष इनकी एक्सपर्टीज है। तो हम इन सब के विचार सुनेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा उलटफेर अगर प्रोपोर्शन अनुपात में देखें तो दिल्ली में हुआ, यानी सबसे ज्यादा चेहरे बदल दिए गए हैं। तो मैं दिल्ली से ही चाहूंगी कि हम अपने आज का जो विश्लेषण है, आज के अड्डे की चर्चा करें। कुमार श्रीकांत, दिल्ली में ही इतना उलटफेर क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार और खास तौर से नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में आते ही कुछ चीजें सेट करना चाहते हैं। वो बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं, और ऐसा नहीं है कि वो अगर दिल्ली से उन पुराने चेहरों को रिपीट करते तो वो जीत नहीं पाते। जरूर वो जीतते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इन 194 195 नामों की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आप ये बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे कि सेकंड जनरेशन की लीडरशिप के लिए कुछ खास नहीं किया गया है सीधे तौर पर, और पुराने नामों को बहुत अलग तरीके से उनको एक बार फिर से एक तरीके से उनको लाया गया। लेकिन दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, एक ऐसे नेता जो संसद में उलूल जुलूल बयान देते हैं, थोड़ा वो मतलब बहक गए थे, ये भी कहना ठीक नहीं है, उनका टिकट कटता है। एक द्वारका से इस पूरे एरिया के सांसद है, उनका टिकट कटता है। दिल्ली में मीनाक्षी लेखी हैं, उनका टिकट कटता है। उसकी जगह सुषमा स्वराज की जो पुत्री हैं उनको दिया जाता है टिकट। तो देखिए, नए चेहरे लाया जा रहा है। और दूसरी सबसे चीज बात है कि हर्षवर्धन को वापस डॉक्टरी की दुकान पर बैठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज का स्वागत करता हूँ, ईएनटी का जो मेरा जो शॉप है, जो क्लिनिक है, वो मेरा वेट कर रही है।
तो ये समझिए कि बीजेपी वो महज उन पार्टियों में से नहीं है जो चेहरे को ताश के पत्तों की तरह बदलती है, पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल देती है। बीजेपी को सबसे एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से डाइवर्ट करना है, और दिल्ली जैसे राज्य में आप देखिए कि दिल्ली जो जीतता है वो सेंटर की कुर्सी बैठता है, और जिस लेकिन तरीके से आम श्रीकांत, आदमी आपको टोक रही हूं, आपने कहा कि अगर जो पुराने चेहरे उनको भी नरेंद्र मोदी उतारते तो वो भी जीत जाते, तो फिर ये प्रयोग करने की जरूरत थी क्या? देखिए, प्रयोगवादी विचारधारा वाले आप नरेंद्र मोदी को देखिए, वो नए नए प्रयोग करते हैं। क्या आपने सोचा था कि पूरी की पूरी कैबिनेट किसी को टिकट नहीं देना, पूरे के पूरे गुजरात में सबको बदल देना? आप ये देखिए, अलग अलग राज्य में आप मतलब किसी भी व्यक्ति को, एक बार के जीते हुए व्यक्ति को सीएम का पद दे देना। अब ये मतलब आप समझिए, जो आप लोग सोच नहीं सकते। हम लोग जो राजनीति के चाणक्य खुद को मानते हैं, और हमें लगता है कि सबसे पहले खबर हमारे पास होती है, नरेंद्र मोदी सारी चीजों को थत्ता बताते हैं। और दिल्ली में लोगों का, खासतौर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चेहरा बदलना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी की लिस्ट से पहले ही वो सारी चीजें कर चुकी है, और सारे कील काटे दुरुस्त करने के लिए बीजेपी सीधे तौर पर लोगों का नाम भी बदल रही है, फेस भी बदल रही है, और ऊर्जावान लोगों को अगर ला रही है तो कहीं ना कहीं अगर जिन लोगों को वो टिकट काट रही है उनके लिए कुछ ना कुछ सोच के उसने रखा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि बात समझ आ गई श्रीकांत। विनोद शुक्ला, सबसे पहले तो श्रीकांत की इस बात पर अगर आपका कुछ आपको जोड़ना चाहें कि बीजेपी चाहती है कि एक फ्रेशनेस के साथ एक ताजगी, कुछ ताजा चेहरे लेकर आए था, और उन्होंने ये बताया कि आमतौर पर कई चुनावों से हम ये देखते आए हैं कि दिल्ली में जो जीतता है, कहीं ना कहीं भले दिल्ली में सबसे कम सीटें हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में जिसका अपर हैंड रहता है, वो कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार उसी पार्टी या गठबंधन की बनती है। ये भी एक तरह का एक प्रैक्टिस हम देखते चले आ रहे हैं। आपको जोड़ना चाहेंगे इस पर, और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोगों के टिकट काटे गए, जिन लोगों को उतारा गया, उसमें आपकी नजर में सबसे दिलचस्प नाम और दिलचस्प बदलाव कौन से हैं? देखिए, दिल्ली में मुझे जोड़ने के लिए सिर्फ इतना कहना है कि दिल्ली में मुझे जो लग रहा है कि 7 में से 6 सीटों पर बदलाव होगा। 5 की ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है। ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर ने अपने आप को मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिख दिया है, तो वो सीट भी जा रही है। तो 4 और ये 5 तो बदलाव हो ही गए हैं। एक और बदलता है, वहां पर भी बदलाव की गुंजाइश है। अब इसमें मेरा अपना ये मानना है कि एक तो इनमें ज्यादातर जिनके बदलाव हो रहे हैं वो जिस तरह के डिलीवरी का एक्सपेक्टेशन प्रधानमंत्री का था, लोगों से कनेक्ट का वो नहीं था। दूसरा, इसके पीछे मुझे लग रहा है कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे, विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। मुझे लग रहा है ये सारी मुहिम विधानसभा के चुनाव के लिए ज्यादा है। और ये जिसको बोलते हैं ना, एक उसमें मतलब एक के साथ एक फ्री वाला मामला है। ये सारे लोग विधानसभा के चुनाव के लिए बेहतर कर पाएंगे। कम से कम मैं जो नए दो तीन चेहरे आ रहे हैं, चाहे वो सहरावत की बात है, दो महिलाएं हो गई, कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज, तो ये है। तो अगर शॉर्ट में इसको कहना है तो ये वही बात निकल के आती है कि ये लोकसभा के अलावा विधानसभा का ये कॉम्पैक्ट पैकेज है। तो ये वो मामला है, और एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश पर आता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में कहने के लिए तो सबसे ज्यादा लोगों को रिटेन किया गया है, 51 लोगों के नामों में। बहुत सारे लोगों पर अनुमान था कि इनके टिकट कटेंगे, लेकिन वो रिपीट हुआ है। लेकिन अब हेमा मालिनी को लेकर के था, हेमा मालिनी से खुद जब पूछा गया कि आप चुनाव लड़िएगा, तो उन्होंने पार्टी पर छोड़ दिया, उनको रिपीट किया गया। सबको ये उम्मीद थी कि शायद आरएलडी के साथ समझौते में वो सीट चली जाएगी, तो ये भी अपने आप में एक सरप्राइजिंग बात है। उसके अलावा जो नए नामों पर अगर बात करें तो साकेत मिश्रा श्रावस्ती से लड़ाए जा रहे हैं। उनका नाम महत्वपूर्ण है। वो भी उनको 2022 में, अप्रैल 2022 में एमएलसी बनाया गया था। अब उनको श्रावस्ती से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण चीज मुझे लग रही है। हेमा मालिनी का नाम आगे आ गया, राजनाथ जी को रिटेन किया गया, ये भी एक
कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग लग रहा है, इसलिए कि अभी नागपुर से नाम नहीं घोषित किया गया है। तो उस कंपैरिजन को अगर आप देखिए तो ये भी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि राजनाथ जी की पहले लिस्ट में नाम आ गया। इसके अलावा दयाशंकर सिंह को जौनपुर से लड़ाया जा रहा है, जो कांग्रेस के मुंबई के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनको कृपाशंकर और उनको बहुत पहले, ऐसा नहीं है कि अभी साल 2 साल पहले ज्वाइन किया है, काफी पहले वो पार्टी में ज्वाइन किए थे और उन्होंने पूरी राजनीति, गृह राज्य मंत्री थे कांग्रेस सरकार में महाराष्ट्र में। उनको उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लड़ा रहे हैं। मैं इसमें एक सवाल यहाँ पे उठाना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये है कि कृपाशंकर सिंह, उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो मुंबई का है। उनको ज्वाइन करवाया बीजेपी ने, मुंबई की किसी सीट से ना उनको ला करके उत्तर प्रदेश से आपको लगता है कि क्यों उनको यहां खड़ा किया जा रहा है? देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि जो जौनपुर, मछली शहर, ये आसपास वाला इलाका है, उसमें एक और सीट है, ये राजपूत डोमिनेंस वाला ये इलाका है, राजपूत डोमिनेंस वाली सीट्स है। तो इसमें प्रतापगढ़ के बगल की सुल्तानपुर, ये 3-4 सीट, और प्रतापगढ़ भी अगर ये पूरा स्ट्रेच लीजिए तो राजपूत डोमिनेंस वाला सीट है और जौनपुर उनका अपना गृह जनपद है। तो इन परिस्थितियों में अगर आप देखिएगा और अगर आप इसको जोड़ लीजिए तो इससे सटा हुआ इलाका अवध का इलाका शुरू हो जाता है, और अवध वाला इलाका में ब्राह्मण और राजपूत का परसेंट अगर आप मिला दीजिए, इस इलाके में ब्राह्मण लगभग 15% है, मतलब अपर कास्ट उसको जोड़ लीजिए, और 9% आप जोड़ लेते हैं कि ये 2 कास्ट मिला करके लगभग 24% हो गया। और जब आपका कहना है कि मुंबई में कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण में कृपाशंकर सिंह का ऐसा कोई उपयोग नजर नहीं आ रहा था, जबकि उत्तर प्रदेश में उसका फायदा हो सकता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में फायदा हो सकता है। एक छोटी सी बात और मैं कहूंगा जो मुंबई के हिसाब से नहीं लागू होती है। मुंबई में अभी जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। उन प्लेयर्स में किसी बड़ी सीट पर उनको विनिंग कैंडिडेट के तौर पर वो कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर वो बहुत सेफ हो जाएगा। तो ये है, इस तरह के और भी, अब जैसे टेनी का नाम है, टेनी को लेकर के बहुत विवाद था, लेकिन उन्होंने पिछले विधानसभा में 7 सीटें जिता कर दी, इसलिए वो 7 की 7 विधानसभा अपनी लखीमपुर खीरी से जिता कर दी, इसलिए उनके नाम पर भी जो विवाद चल रहा था कि उनको नहीं दिया जाएगा वो भी क्लियर हो गया, वो भी उनको दे दिया गया। तो वो चुनाव जिताऊ है और आसपास की सीट भी जिता देते हैं, वो अगल बगल की सीट जिताने वाले इस तरह के कद्दावर व्यक्ति हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर हम आप कह सकते हैं कि ये सारा का सारा जीत की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, और ना रिपीट करना, कई बार रिपीट करना भी उतना ही विनिंग होता है। जैसे दिल्ली में ड्रॉप करके भाजपा अपनी सारी सिक्योर कर पाएगी और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटों पर रिटेन करके। अब देखिए, उसमें एक और भी बात है, सब फिर ये लॉजिक शुरू हो जाएगा कि प्रधानमंत्री खुद 72-73 के हो गए, मतलब ये आप इसको स्ट्रैटेजिक समझिए, खुद 72-73 के हो गए, खुद अपनी सीट रिटेन करेंगे, दूसरे की नहीं जाएगी। तो ये कहा नहीं जाता है, इसको कर दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेताओं को, जिसमें हेमा मालिनी भी है, जो 72 जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था विनोद जी से। जी, कुश्ती संघ वाले का क्या होगा, क्योंकि उनका खबर ये भी आ रही है कि उनका पत्ता कट रहा है और वो 3 ऐसी सीटें हैं जहां उनका दबदबा कायम है और रहेगा, ये वही कहते हैं, मैं नहीं कहता। देखिए श्रीकांत जी, हर सीट का और हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। शायद आपका प्रश्न सही है, आपको ये लग सकता है कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए। अगर उनको ड्रॉप भी किया जाएगा तो उस सीट पर जिसको वो चाहेंगे वही लड़ेगा, और भाजपा अपना कोई नुकसान करने के उसमें नहीं है। इस मामले में भाजपा बहुत प्रैग्मेटिक होती है, किसी को भी जिताना है, जीतने के लिए अगर वो जिताऊ है और आसपास की सीट जिता सकता है तो उसको निश्चित तौर पर टिकट दिया जाएगा। और अभी उनके खिलाफ इस तरह का कोई मामला प्रूव नहीं हुआ है। अगर लालू प्रसाद यादव जो कन्विक्टेड हैं, वो गांधी मैदान से ये बोल सकते हैं कि मोदी हिंदू नहीं है,
तो जो व्यक्ति कन्विक्टेड नहीं है उसको बीजेपी क्यों छोड़ेगी? ये पॉलिटिकल मामला है और पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकली ही लड़ी जाती है। मुझे लगता है बीजेपी उसके लिए प्रिपेयर्ड है, उसको पॉलिटिकली लड़ लेगी। मेरा ख्याल है और शायद एक दो नाम और उत्तर प्रदेश में है जिस पर चर्चा और हो सकती है, और इसके साथ ही कुछ लोगों के लिए जो सीटें छोड़ी गई हैं, जिन पर अभी घोषणा इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये सीटें जो हैं कुछ पार्टियों के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो गठबंधन होगा उनके समीकरण को देखते हुए छोड़ा जा रहा है, जिसमें बागपत और बिजनौर का नाम आरएलडी के संदर्भ में लिया जा रहा है। इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई निषाद पार्टी भी इस बार तय है कि कम से कम एक सीट उसको मिलेगी, और फिर दूसरे छोटे छोटे दल हैं, एसपी का राजभर की पार्टी का मामला है, तो शायद कुछ सीटें इसलिए भी छोड़ी गई हैं। और कुछ कैंडिडेट्स के संदर्भ में ये है कि थोड़ा उनकी छवि को लेकर या कुछ जातीय समीकरण को लेकर प्रश्न है, इसीलिए उनको छोड़ा गया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 80 में 51 सीट घोषित कर देना एक ही पहली सूची में ही एक झटके में, ये काफी बढ़त बीजेपी ने इस मामले में ले ली है। मैं मुकेश रंजन पे आना चाहूंगी और उसके बाद हम बात करेंगे बंगाल की। लेकिन मुकेश रंजन, एक एक प्रदेश की तरफ तो हम देख सकते हैं बारीकी से, लेकिन मोटी बात यह है कि इस समय अगर भाजपा को छोड़ दें तो एक आम आदमी पार्टी है जिसने अपने कैंडिडेट्स पंजाब में दे दिए हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा सीपीआई ने कुछ चुनिंदा सीटों पे अपने कैंडिडेट दिए हैं। मेरा मानना है कि सीपीआई लोकसभा लड़ने से ज्यादा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को संदेश देने के लिए उसने वो अपने नाम घोषित किए थे, अगर आप सीटों को देखें तो। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर नाम दिए हैं, अभी भी काफी लंबी लिस्ट बाकी है। तो इसको देखते हुए, और अब समय बहुत कम रह गया है, विपक्ष में कुछ राज्यों में तो वो दावा कर रहे हैं कि सीटों का समझौता हो गया। यूपी के लिए तो यूपी का उन्होंने ऐलान कर दिया, महाराष्ट्र में ऐलान नहीं हुआ लेकिन दावा किया जा रहा है कि बात फाइनल हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी ने सचमुच इस मामले में बढ़त ले ली है, या विपक्ष इस मामले में पिछड़ गया है? और विपक्ष में खासकर ये जो इंडिया अलायंस है, इसके घटकों के बीच सीटों को लेकर जो समझौता हो रहा है, अब बंगाल में तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि समझौता शायद नहीं ही होगा, पंजाब में साफ हो चुका है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष अभी इस मामले में कहां खड़ा है? ये पहले मैं ये विपक्ष वाली बात कंप्लीट करके फिर मैं विनोद जी की एक बात में कुछ ऐड करूंगा। देखिए, पहला तो ये है कि एक जनरल परसेप्शन आ रहा है लोगों से बात करके, और जो सोशल मीडिया पे जो चीजें दिख रही हैं उसमें एक चीज साफ दिख रहा है कि लग रहा है ऐसा कि चुनाव इस बार सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही लड़ रही है। उसका कारण है कि जो पूरी नैरेटिव है या कैंडिडेट देना है या जो प्रिपेयर्डनेस दिखा रहे हैं, जो कैंपेन शुरू हो गया है, वो सारा चीज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का दिखता है। अब जहां तक रहा अलायंस की बात है, इंडी अलायंस के सीट समझौते की, तो आपको एक बात बता दूं कि ये कहते हैं कि हमारा ये, जब स्टेट का इलेक्शन हो रहा था तो कह रहे थे कि ये स्टेट का अलायंस नहीं है, ये नेशनल इलेक्शन का अलायंस है। आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में लफड़े हुए थे या जब स्टेट का चुनाव हो रहा था तब ये नेशनल का बहाना ले रहे थे। अब जब नेशनल चुनाव आ गया है तो ये किस तरह का अलायंस कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता आपस में एक दूसरे का जो चीजें हो रही हैं वो नहीं पता है। अरे भाई, जब नेशनल अलायंस कर रहे हो तो वो दिल्ली में हुआ तो पंजाब में क्यों नहीं किया? यदि हरियाणा में किया तो पंजाब में क्यों नहीं किया? फिर गुजरात में क्यों नहीं कर रहे हो, या मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हो? तो दिक्कत क्या है कि हाफ हार्टेड है। ये सारे अलायंसेज जो हो रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से, ये सारे हाफ हार्टेड है। एंड मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो एक सीरियसनेस होता है टू टेक ऑन, जो मोमेंटम आना चाहिए, वो मोमेंटम मुझे लग रहा है माइल्स अहेड बीजेपी
कई किलोमीटर अहेड हो चुकी है उस मोमेंटम में। लेकिन इसमें बिहार में रविवार को जो रैली हुई, जिसमें काफी विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए, राहुल गांधी भी उसमें पहुंच गए और तेजस्वी यादव को लेकर काफी बड़ा एक ऑरा क्रिएट किया गया उस रैली के बाद। तो इस तरह से कहीं ना कहीं विपक्ष भी दे आर ट्राइंग टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। नहीं, अब आपको मैं ये बताता हूं। अब आप आज जो पटना के गांधी मैदान की रैली की तस्वीर देखें तो उस तस्वीर में कितने विपक्षी पार्टी खड़े हैं। एक आरजेडी दिख रहा है, एक सीपीआईएम दिख रहा है और एक कांग्रेस दिख रही है, और वहां की जो रीजनल अपना माले वाली पार्टी है उसके नेता दिख रहे हैं। अब आप सोचो कि जो इंडी अलायंस 23 पार्टियों की अलायंस स्टार्ट हुई थी, आज की डेट में वो 5 पार्टियों की अलायंस के तौर पे दिख रही है। अब जहां तक बिहार का सवाल है, जो आपने अरे चले जाना रैली अरेंज कर लिया आरजेडी ने, और उस रैली में चले जाने का मतलब इसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा, आई डाउट। मेरा इसमें बहुत संशय है। ये मैं इसको कोई चुनावी ये तरीके से नहीं देखता हूं। अब रहा जहां तक बिहार में एक सक्सेसफुल रैली की है, राहुल गांधी वहां हाथ खड़े करके, मान लो 50,000 की जनता के सामने में उनको खुशी तो मिल गई कि मैं इतने बड़े गैदरिंग के मंच पे खड़ा हूं, लेकिन वहां का वोट उनको नहीं मिलना है ना, सीपीआईएम को नहीं मिलना है। ये चीजें समझनी चाहिए। अब राहुल गांधी उस लेवल का रैली वो अपने लेवल पे कहां कर सकते हैं, देश में कहीं नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सारा जो ये अलायंस का खेल खराब हुआ है कांग्रेस के बिग ब्रदर रोल प्ले करने के कारण, और वो बिग ब्रदर रोल में आप तब आते हैं ना जब आप में कुव्वत होती है, आप में कोई ताकत हो। ताकत बची नहीं है। तो जो विपक्षी अलायंस का बात है कि एक फॉर्मिडेबल या क्रेडिबल ऑपोजिशन और एक फाइट दे पाएगी, मुझे तो कंप्लीटली डाउट है इसमें कि ये कभी मुझे दिख नहीं रहा है, और उसका ना मतलब और है ना छोर है, वो कर नहीं पाएंगे। अभी एक चीज में दिलचस्प बात यह है कि उस रैली में राहुल गांधी मंच पर बैठे थे, उनके सामने सीताराम येचुरी ने भाषण में कह दिया कि किस तरह से इमरजेंसी के खिलाफ हम लोग डट कर लड़े थे, और इंदिरा गांधी ने जो अत्याचार किया उस पे हमने लड़ाई लड़के हम उसमें सफल हुए थे। मुझे मालूम नहीं राहुल जी की इस पे क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प ये अलायंस है। मतलब नहीं, तो ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही है, उसी के कारण तो क्रम्बल कर रहा है। जितने रीजनल पार्टीज हैं जिसके साथ आज कांग्रेस अलायंस करने की कोशिश कर रही है, वो सारे रीजनल पार्टी की जो पैदाइश है, लेफ्ट को छोड़कर सारे की पैदाइश है एंटी कांग्रेसिज्म पे ना। सारे तो कांग्रेस के खिलाफ ही, ये सारे लोग तो जनता पार्टी से निकले हुए लोग हैं। वो आईएनएलडी हो, आरएलडी हो, जनता दल हो, जेडीयू हो, जेडीएस हो, ये जितनी भी। चलिए, आपने आरएलडी का याद दिला दिया। मैं वैसे बंगाल पर एक बात करना चाहती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा हेडलाइन नहीं, एक पॉइंट केवल मैं वो जो अपना कृपा शंकर जी के और उत्तर प्रदेश के विषय में जब बात हो रही थी ना, तो विनोद जी की बात एकदम सही है, वो कास्ट इक्वेशंस तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखने की बात है कि जौनपुर और प्रतापगढ़ और उससे जुड़े हुए जो इलाके हैं, वहां से जो बंबई में प्रवासी रहते हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और बॉम्बे में रहने वाला यदि एक राजपूत जौनपुर आकर चुनाव लड़ेगा, तो आपको मैं कह रहा हूं कि बॉम्बे का चुनाव में यूपी के राजपूत उतने पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जितने वो चुनाव के समय सारे आ जाएंगे यहाँ। मैं समझ गई। आपका कहना है कि वो प्रभाव प्रदेश में भी होगा, और जो प्रवासी मुंबई और आसपास कामकाज करते हैं उन पे भी इसका एक इफेक्ट जाएगा, असर पड़ेगा। इसमें एक कहा जाए एक इसमें जो प्रश्न ये जरूर उठाया जा रहा है कि हिंदू टेरर वगैरह को लेकर कांग्रेस में रहते हुए कृपा शंकर सिंह का जो स्टैंड था, उसको होते हुए उनको खड़ा किया गया। ये सवाल आ रहे हैं कितना ये विवाद बनेगा या नहीं बनेगा। ये भी सच है कि जो किताब लिखी गई थी जिसमें आरएसएस को मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार साजिश के तौर पे दिखाया गया था, उस कार्यक्रम में कृपा शंकर सिंह मंच पे थे। लेकिन ये भी सही है कि जब से बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने ऐसा किसी तरह का कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया है।
शायद कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनके साथ ये मजबूरी रही होगी कि वहां उसमें शामिल होना। बहरहाल वो काफी लंबी चर्चा हो जाएगी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्यों टिकट काटा गया? विनोद जी जल्दी से एक वाक्य में बताइएगा, फिर मैं उन राज्यों पे आना चाहती हूं जहां बीजेपी ने अभी एक भी टिकट की घोषणा नहीं की। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटने का सीधे सी बात यह है कि उनको हिंदुत्व के आइकन के तौर पर और जो हिंदू टेरर के विक्टिम के तौर पर ले आया गया था। लेकिन कई बार जो बातें ऐसी होती हैं जिन पर आपको एक राजनीतिक के तौर पर संयम दिखाना चाहिए, वो उन्होंने क्रॉस किया। वो ही उनके लिए बड़ा कारण बना और उसी तरह का कारण रमेश बिधूड़ी के टिकट जाने में भी था। ये दोनों लोगों ने जो एक चुने हुए लोकतंत्र के नेता के व्यवहार होते हैं, उस व्यवहार के साथ गड़बड़ किया। ये एक है। मुझे आप एक मिनट का टाइम दीजिए, एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो विपक्ष को लेकर के बात हो रही थी। आज की रैली में जो कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें तो उसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक ये कि राहुल ने लालू प्रसाद ने बोला कि 1990 से के बाद लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। इसका मतलब 1990 से पहले लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता था। और दूसरी बात, जैसे ही लालू प्रसाद यादव बोलने के लिए उठे, राहुल गांधी मंच छोड़कर चले गए। तो ये अलायंस का आप समझ लीजिए, 1 मिनट भी नहीं रहे तो ये अलायंस किस दिशा में जा रहा है। यानी अलायंस भी है लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सहजता नहीं है, डिस्कम्फर्ट है एक दूसरे को लेकर। मैं लौटूंगी विनोद आपके पास, पहले श्रीकांत से बात करना चाहती हूँ। श्रीकांत जी, सबसे ज्यादा हेडलाइन जब से ये पहली सूची भाजपा की आई है वो बंगाल में बन रही है, और वो केवल एक व्यक्ति को लेकर बन रही है, पवन सिंह को, जिनका नाम पार्टी ने आसनसोल से दिया। हम आप जानते हैं कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एक वर्कफोर्स जो है वो आसनसोल में दशकों से वहां बसा हुआ है, काम करता है। वो वहां के एक तरह से वहां के बाशिंदे, वहां के निवासी बन चुके हैं, वहां उनका जनरेशन से वो वहां वोट डाल रहे हैं। इसको लेकर एक खड़ा किया गया, एक आपत्ति खड़ी की गई टीएमसी के कुछ नेताओं की तरफ से, और उन्होंने हवाला दिया पवन सिंह के पूर्व में गाए हुए कुछ गानों का, जिनमें कि बंगाल की महिलाओं को लेकर जो है वो बिल्कुल सम्मानजनक उनकी भाषा नहीं थी, उसमें आपत्तिजनक भाषा थी उसका जो गानों का पुट था। और उसके बाद 24 घंटे भी नहीं पूरे हुए थे, पवन सिंह ने ट्वीट करके ये कहा कि वो किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मैं 1 मिनट का समय लूंगी श्रीकांत, इसका एक परिप्रेक्ष्य, इसका एक पृष्ठभूमि इसकी देने के लिए, कि जब पिछले लोकसभा में बंगाल से बीजेपी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, कई लोगों ने इसको एक सरप्राइज माना था। उसके बाद विधानसभा में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा, बीजेपी पहले से तो उसके आंकड़ा बहुत बेहतर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की टक्कर ममता बनर्जी को देना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और उसके बाद पार्टी कुछ परेशानी में थी, कई नेता छोड़कर चले गए, यानी पार्टी को गेन नहीं हो रहा था। संदेश खाली के मुद्दे के बाद अचानक से बीजेपी का एक जबरदस्त मोमेंटम क्रिएट हुआ, और केवल संदेश खाली नहीं, उस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में, और साफ तौर पे ममता सरकार बैकफुट पर आ गई, उसको एक्शन लेना पड़ा। उसको भी समझ आया कि महिलाओं का मुद्दा बेहद संवेदनशील है, और सड़कों पे महिलाएं उतर गई हैं अपना रोष प्रकट करने, और नहीं हुआ तो राजनीतिक रूप से भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में पवन सिंह का मुद्दा जो आया, कहीं ना कहीं टीएमसी ने प्रयास किया उसको ये करने का, इस मुद्दे को बढ़ाने का, ताकि ये साबित कर सके कि देखो बीजेपी ऐसे लोगों को पसंद करती है जो बंगाल को लेकर इस तरह का रवैया रखते हैं। क्या आपको लगता है कि पवन सिंह का कैंडिडेचर विड्रॉ होने के बाद भी टीएमसी ने, जैसा कि उनके नेताओं ने लगातार ऐलान किया है कि अब हम हर लोकसभा में
आसनसोल में तो वापस हो गया, लेकिन हम बाकी 41 लोकसभा में इस मुद्दे पर बीजेपी को आईना दिखाएंगे। क्या ये पवन सिंह का मुद्दा पवन सिंह के उम्मीदवार न रहने पर भी बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बनेगा, या पवन सिंह का विड्रॉयल होने के बाद बीजेपी को ये अपर हैंड मिलेगा कि वो टीएमसी को ये बता सके कि देखो हमने तो पब्लिक सेंटिमेंट में 24 घंटे भी नहीं हुए और नाम कैंडिडेट को वापस ले लिया, लेकिन आपकी सरकार में एक्शन नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दा वाकई और खिंचेगा कैंपेन में, या इस मुद्दे का अब पटाक्षेप होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे का एक अंत ही होता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज है, आप देखिए कि आप ममता बनर्जी के भतीजे या भांजे जो भी हैं, और बंगाल में एक अलग स्टोरी चलती है, खैर मैं उस पर नहीं आना चाह रहा हूं। आप देखिए, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये टीएमसी की जीत है, ये माटी मानुस बंगाल इन सबकी जीत है। अब सबसे खास बात यह है कि वो बात अलग है कि पवन सिंह को लेकर ये सारी चीजें चल रही थी, पवन सिंह के पुराने वीडियो और उनके गानों को ट्वीट किया जा रहा था और यूट्यूब खंगाला जा रहा था। 2011 के भी वीडियो को उठाकर ट्वीट किया जा रहा था, जिसमें 2-2, 3-3 मिनट के उनके थंबनेल मैंने अभी देखे थे, उस पर मैंने बात भी की थी, एक वीडियो बनाया। देखिए, सबसे खास बात यही है, इंटरनल एक और चीज निकल के आ रही है कि पवन सिंह लगातार टिकट मांग रहे थे बक्सर या आरा से, वो बिहार से खुद को कंफर्टेबल चाह रहे थे। दूसरा चीज ये है कि बीजेपी चाह रही थी कि वो एक दिन में 3 से 4 रैलियां करे, पवन सिंह रैलियों में सम्मिलित भी हो और रैलियां भी करे, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के इस पूरे एरिया को वो कवर करे। देखिए, शुद्ध रूप से वो व्यवसायिक आदमी है, अभिनेता व्यक्ति है, और अगर वो एक दिन में 4 रैलियां करते और आने वाले 1.5 से 2 महीने लगातार इस काम को करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं व्यवसाय और अभिनेता के तौर पर उनका काम भी प्रभावित होगा। एक कहीं ना कहीं एक ये बड़ा कारण रहा है। ये मान लेता हूं कि टीएमसी ने उनका विरोध किया और वो विरोध इतने बड़े पैमाने पर पहुंचा कि बीजेपी ने कहा, या मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इससे पहले हम तुम्हारा टिकट काटे, फेस सेविंग के तौर पर तुम ही सरेंडर कर दो, तुम ही कह दो कि साहब मुझे यहाँ का चुनाव नहीं लड़ना है, या फिर कोई और कारण है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आसनसोल से अब बीजेपी जिसको लाएगी वो पवन सिंह से बेहतर चेहरा होगा, और अब जिसको भी पार्टी वहां पर खड़ा करेगी वो बहुत बेहतर करेगा, और खास तौर से वो बंगाली व्यक्ति होगा, यानी कि वो बंगाल का व्यक्ति जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी को पता है कि कैसे माइनस को प्लस करना है, कील कांटों को दुरुस्त करना है। दूसरा ये है कि अब पवन सिंह को आज मुझे लगता है कि शायद अब दिल्ली बुलाया गया है। अब वो दिल्ली आकर वो किस तरीके से बात करते हैं नड्डा साहब से, किस तरीके से चीजों को सेटल करते, क्योंकि देखिए एक चीज तो उन्होंने कह दी है कि साहब वो 3 से 4 रैलियां नहीं करना चाहते, और वो क्या उनके आपको बस की। लगता है श्रीकांत की जिस तरह से आसनसोल में वो उम्मीदवार अब बीजेपी के भले ना रहे, लेकिन क्या यह संभव है कि उनको पार्टी के एक प्रचार करने के लिए उनको अन्य राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं जोड़ा जाए? बिल्कुल, मैं तो मेरी एक्चुअली आज बात हो रही थी गोरखपुर, मुझे पता चला कि साहब निरहुआ के साथ पवन सिंह का भी नाम दिया जा रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर। अब इसमें मनोज तिवारी भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको जितना कैश किया जा सकता है उतना किया जाएगा। मुझे लगता है कि शायद उनका नाम पहले दे दिया गया, या फिर उनसे सही तरीके से सही बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि देखिए रैलियों को लेकर ही पवन सिंह ने अपने आप को बैक ऑफ किया है। दूसरा ये है, मैं मान सकता हूं कि टीएमसी ने पूरी तरीके से विरोध किया, लेकिन बड़ा विषय ये है कि क्या पवन सिंह बक्सर या आरा से उनको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि अगर टिकट दिया जाता है तो 2 बड़े लोग हैं, उनमें से किसी एक का पत्ता कट सकता है। अब ये सवाल, मैं इसमें एक और खास बात मुझे इसमें लग रही है कि पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन अपने मनपसंदा सीट से, तो वो क्या बीजेपी देगी, बीजेपी ऐसा दे पाएगी? मुझे लगता है इसमें सवाल इसमें होना चलिए, चाहिए। क्योंकि मैं एक बार विनोद पर आऊंगी जल्दी से। विनोद, कई राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी ने पहली सूची में एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया, और ये मुख्यतः वो राज्य हैं जहां बीजेपी अन्य पार्टियों के साथ अपना एक अलायंस को देख रही है, और अलायंस के साथ सीटों का फैसला होने तक शायद ये रोका गया है।
हालांकि असम में भी यूपीपीएल से अलायंस होगा, लेकिन वहां पार्टी ने नाम दे दिए हैं अपने खाते, उनके खाते के। लेकिन बिहार बाकी है, महाराष्ट्र बाकी है, इसी तरह से आंध्र प्रदेश बाकी है, केरल में नाम दिए गए हैं, तमिलनाडु बाकी है, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल मानिल कांग्रेस तो आ गई, लेकिन और एक दो पार्टियों के साथ अभी बातचीत चल रही है। हो सकता है अंत समय तक अन्ना डीएमके के साथ भी कुछ एग्रीमेंट हो सके। तो क्या आपको लगता है कि जो अलायंसेस हैं उसमें किन राज्यों में अलायंस किस रूप में सामने आएगा? क्या चंद्रबाबू नायडू और के साथ भी अलायंस घोषित हो पाएगा? बिहार में किस तरह का सीट शेयरिंग होगा? और यूपी की जो कुछ सीटें बची हैं उनका क्या होगा? देखिए, और एक जोड़ूंगी सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा दावेदार हैं, सबसे बड़ा परिवार तैयार हो गया है, वो है महाराष्ट्र। मैं वहीं से शुरू करने वाला था। देखिए, महाराष्ट्र में सीट का बंटवारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पार्टनर्स बहुत सारे हैं और बीजेपी वहाँ में मेजर चंक चाहेगी। तो सबसे पहले तो कौन सी सीट किसको मिलेगी, कितनी सीट कौन लेगा, इन सब पर फैसला होना है। इसलिए महाराष्ट्र में अभी सहमति नहीं बन पाई है, और सहमति पर मुझे लग रहा है कि चर्चा चल रही है, चर्चा हो रही है। लेकिन बीजेपी इस मामले में, जैसा हम सबको मालूम है, जो लोग बीजेपी कवर किए हैं और कम से कम पिछले 10 साल से जो बीजेपी कवर करते हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी आखिरी समय तक एक एक सीट के लिए फैसला करती है। उत्तर प्रदेश में तो, महाराष्ट्र में वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो मतलब अपने एलाइज को बता दिया है, 2 आरएलडी को देगी, एक वो निषाद पार्टी को देगी, एक सुभाषपा को देगी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, और 2 अपना दल को देगी। अब उस सीट डिसाइड होना है। एक सीट तो जो अनुप्रिया पटेल की है वो निश्चित ही है, उनको मिलेगा। तो ये इसी तरह के, और ये ज्यादातर पूर्वांचल के मामले हैं आरएलडी को छोड़ करके। तो ये उन सीटों पर फायदा हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरा जो सबसे उलझा हुआ मामला है वो बिहार का। बिहार में जिस तरह से हॉपिंग नीतीश कुमार की चल रही है, इसके कभी खो के इस पाले में, कभी खो के उस पाले में, तो अभी वो इस पाले में है। तो इस पाले में आ तो गए हैं, लेकिन इस पाले पर इस बार वो बीजेपी के टर्म्स पर उनको काम करना पड़ेगा। तो अब बीजेपी उनको उतनी सीट देने के लिए, जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं तैयार है जितनी पिछले चुनाव में वो लिए थे। 17 लिए थे, 16 जीत के आए थे। इस बार उतनी सीट नहीं मिलने वाली है, और बीजेपी इस बार यहाँ भी बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहेगी, जितना वो मतलब उसमें ये अभी हम कह दें कि 22 हो सकता है वो 23 के लिए कोशिश करें, 24 के लिए, इसलिए कि वो ऑलरेडी एक बार 22 सीटें जीत चुके हैं अपने दम पर, जब वो सिर्फ पासवान के साथ चुनाव में लड़े थे। तो इतनी उनकी स्ट्रेंथ है, तो वो चाहेंगे कि उसके आसपास कहीं टिके मामला, लेकिन वो 17 से ज्यादा लड़ रहे हैं, ये तय है। तो ये हो गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण मामला है वो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में वो लगातार बातचीत में है। वहां पर पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के साथ बातचीत चल रही है, और मेरी वहां के को लेकर के जानकारी है कि बीजेपी वहां 6 से 8 सीटों की मांग कर रही है, जिस पर वो अभी सहमत शायद नहीं बन पाई है। 8 के लिए इंसिस्ट कर रही है बीजेपी। तो वो एक परिस्थिति है। तमिलनाडु में बीजेपी आखिरी क्षण तक अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को ये बताएगी कि हम अकेले जाएंगे, इसलिए कि अभी की परिस्थिति में अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम कमजोर हालत में है, और वो चाहेगी कि बीजेपी के साथ समझौता करे। और बीजेपी ऐसा मैसेज इसलिए दे रही है कि बीजेपी वहां पर कम से कम आधी सीटें चाह रही है। पहले उसको 5 सीटें दी जाती थी, बीजेपी वहां पर आधी सीटों का रिवा, मतलब वहां की 39 सीटें हैं, एक अगर पुडुचेरी मिला दिया जाए तो 40 सीटें बनती हैं। तो पुडुचेरी को मिलाकर के 40 में से आधी सीटों पर दावा चाहती है। तो कम से कम वो 18-19 उसमें मैं ये जरूर है कि एक नेता कम से कम ओपीएस जो है वो खुल करके अब सार्वजनिक रूप से भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, इसको कहने लगे हैं।
कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है, और इसीलिए तमिलनाडु की सीटें नहीं आई, जबकि केरल में कैंडिडेट भाजपा ने ऐलान कर दिया। दिलचस्प ये भी देखना होगा कि उड़ीसा में, जहां से कई बड़े नेताओं को लड़ना था, सीटों का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं यह समझा जा रहा है कि भाजपा और बीजेडी में भी कुछ बातचीत हो रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से मैं ये जोड़ दूं कि दोनों ही पार्टियों ने इसको डिनाई किया है ऑफिशियली। एक दिलचस्प स्थिति पंजाब में बन रही है, जहां किसान आंदोलन को देखते हुए भाजपा और अकाली दल के बीच बातचीत की जो प्रक्रिया थी वो एकदम से रोक दी गई थी। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया रिवाइव हो रही है, तो यानी दोनों ही तरफ से ये इच्छा है कि मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है। अब किसान आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, इसको देखते हुए इस पर आगे स्थिति पे नजर रखनी होगी। समय बहुत हो गया है, आप सब साथियों ने समय निकाल कर अड्डा के लिए हमारे साथ अपने इतने बढ़िया और इतने दिलचस्प अपना पर्सपेक्टिव आप सबने साझा किया। मैं जल्दी से एक टिप्पणी केवल कुछ सेकंड के लिए मुकेश रंजन को दूंगी कि आपको क्या लगता है कि विपक्षी दलों का जो कैंडिडेट का ऐलान है, कुछ लोगों ने तो अपने अपने लेवल पे कर दिया, जैसे समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें कर दी, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। कब तक ये, जिसको कहते हैं कमिंग टू द ड्राइंग बोर्ड, कब तक ये बिल्कुल टेबल पर आकर के और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी सीटें घोषित करने की स्थिति में होंगे, और कहां कहां विपक्ष का आपको लगता है कि भाजपा के मुकाबले अपर हैंड होगा? जल्दी से। आप म्यूट है मुकेश जी। मेरा ये कहना है कि ऑपोजिशन की जो विजिबिलिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स, वो मुझे लगता है जब तक कांग्रेस नहीं करती है तब तक तो नहीं होगा। अब छिटपिट रीजनल पार्टीज इधर उधर कर लें तो उससे उतना इंपैक्ट नहीं आएगा, वो बड़ा डिसजॉइंटेड सा लगेगा। अब कांग्रेस का कैंडिडेट कब आएगा, इस पे मेरा एक ही है कि जब तक वो देश को न्याय नहीं दिला देंगे ना राहुल गांधी, तब तक वो कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। उनको पहले देश को न्याय दिलाना है और बाद में चुनाव लड़ना है। बिकॉज उनका है कि बिना चुनाव लड़े, बिना चुनाव जीते ही वो देश को न्याय दिला सकते हैं, तो वो अपनी न्याय यात्रा पे हैं। तो जब तक अभी न्याय यात्रा करीब 8-10 दिन, पता नहीं, एक सप्ताह और बचा हुआ है, तो वो न्याय यात्रा के बाद कुछ चीजें उनकी साफ होंगी। तो विपक्ष कितना सीट एडजस्टमेंट होगा ये तो बहुत मुश्किल है, ये असंभव सा लग रहा है। और जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा ये और तितर बितर होंगे, और सब अपने अपने हिसाब से और अपने अपने इलाके में मान के चलेंगे कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं कांग्रेस से शेयर नहीं कर सकता। और कांग्रेस फिर क्या होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में जो 3 सीट मिली है वहां, पंजाब में अलायंस नहीं है तो 13 सीट पे आम आदमी भी पार्टी लड़ेगी, 13 सीट पे कांग्रेस भी लड़ेगी। तो ये एक तरह से मेजर कॉन्फ्लिक्ट है उनका, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में ही ये चलता रहेगा, और इसमें मुझे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं लगती है। आपको क्या लगता है कि ये जो देरी हो रही है कांग्रेस की तरफ से, डीले लगातार, इसी के कारण विपक्ष में भी एक फूट सी दिख रही है? हिमाचल में हमने अभी देखा बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में, इसलिए क्योंकि कांग्रेस के आगे उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस में वो गंभीरता नहीं है। हाँ, वही मैं यही कह रहा था ना आपको, चुनाव से ज्यादा देश को न्याय दिलाने के चक्कर में लगा हुआ है जो कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व, जो सबसे टॉप मोस्ट लीडर यदि देश में चुनाव को सीरियसली नहीं ले रहा और वो न्याय को दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो जो राजनीतिक लोग हैं, जो कांग्रेस के अंदर जमीन से जुड़े राजनीतिक लोग हैं, उनको भी दिख रहा है ना कि जब पार्टी का भविष्य नहीं है तो हमारा क्या भविष्य होगा। तो वो जो भगदड़ है विद इन कांग्रेस, 2 सेकंड में जल्दी से ये बता दीजिए कि अभी विपक्ष के खेमे के सबसे बड़े नेता, सबसे चेहरा जो उनका है राहुल गांधी, वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? ये विनोद जी हंस रहे हैं इस पे। तो ये सवाल मैंने नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि जो अलायंस नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा है, उसके जो नेता हैं जिनको कि अनऑफिशियली पीएम का चेहरा बताया जा रहा है, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये देश को मालूम होना चाहिए। हाँ, तो पार्टी का मानना है कि वायनाड से ही लड़ेंगे और वायनाड से वो जीतेंगे, ऐसा तो पार्टी का मानना है।
लेकिन मुकेश सर, वायनाड से तो मुझे लगता है कि एक सीपीआईएम की जो महिला विंग की जो अध्यक्षा हैं वो लड़ रही हैं। हाँ, वो ए राजा की पत्नी नहीं, है। लेफ्ट फ्रंट ने, हाँ। सीपीआई ही नहीं, सीपीएम के नेताओं ने भी हाँ, लेफ्ट अन्नी फ्रंट राजा। ने ऐलान कर दिया है कि उनका अन्नी यहाँ से राजा, क्या अन्नी लेना राजा। दे। अगर वो अन्नी नरेंद्र राजा। मोदी को चैलेंज करना चाहते हैं तो उत्तर भारत से करें, जहां बीजेपी मजबूत है। यानी नहीं, उन्होंने नहीं, एक तरह से तो लाल झंडी नहीं, तो दिखा दी है हाँ, कि तो वो फिर वही हो सहयोग जाए। नहीं करेंगे। नहीं, तो वही मैं कह रहा था कि ये तो ऊपर ऊपर कहते हैं वो लोग कि वायनाड से ही लड़ेंगे और वहां जीतेंगे, लेकिन अंदर खाने ये चल रहा है कि उनके लिए तेलंगाना में हाँ, एक सेफ सीट ढूंढा जा रहा है। मैं एक और चीज बता दूं, मेरे एक मित्र हैं जो एनएसयूआई के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, उसका मीडिया विंग भी देखते हैं, मेरे साथ वो पढ़े भी हैं कॉलेज में, और उनको एक तेलंगाना में एक सीट है, शायद खम्मम करके है, शायद ऐसा ही है, वहां पर उनको 15 दिन पहले ही यहाँ सेंट्रल ऑफिस से भेजा जा चुका है, वो वही काम कर रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा, अमरीश पांडे नाम है उनका, उन्होंने सीधे तौर पर मुझसे कहा कि यार ये पूछो मत, बहुत सारी चीजें बोली नहीं जाती है। तो शायद मुझे लगता है कि शायद नहीं, ये तो खैर श्रीकांत आपकी तो व्यक्तिगत बात हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस समय राहुल गांधी के लिए देश भर में एक सेफ सीट ढूंढी, एक अदद सीट की तलाश उनके लिए की जा रही है, और उसमें सबसे सुरक्षित तेलंगाना में ही किसी सीट में उनको लड़ा दिया जाए, जहां से राज्य सरकार का पूरा उनको वहां समर्थन मिल पाएगा चुनाव जीतने में, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट ने तो लाल झंडी दिखा दी है। तो अंतिम टिप्पणी विनोद, जल्दी से, फिर इस चर्चा को बंद करना पड़ेगा, बहुत समय हो गया। जी बोलिए मुकेश जी। एक लाइन में मैं ये कहूंगा, इंग्लिश में बोलता हूं, इंडिपेंडेंस के बाद, हिंदी में मिक्स करके, इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला 18वीं लोकसभा होगा जो कि गांधी परिवार के सर्विसेज से वंचित रहेगा। ये तो बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अगर तेलंगाना में ही सही या कहीं भी, जैसा कि संभावना तेलंगाना की दिख रही है, वहां से राहुल गांधी जीतेंगे तो गांधी परिवार का एक सदस्य तो रहेगा। बहरहाल ये तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है, ये वर्ड बोल रहा हूं मैं, कि 18th पार्लियामेंट वुड बी bereft of the services given by the Gandhi family for the first time in independent India. वेरी इंटरेस्टिंग। विनोद, आप कुछ जोड़ेंगे एक वाक्य में? समय बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि कोशिश की जा रही है तेलंगाना में, लेकिन जैसे ही वो मेंढक या खम्मम में जाएंगे, बीजेपी या बाकी लोग, इवन भारत राष्ट्र समिति, ये कोशिश करेगी, जो मुकेश जी कह रहे हैं, मेरी पूरी इसकी सहमति है, किसी भी तरह से गांधी परिवार को घेर दिया जाए और वो लोकसभा न जाने पाए। और ये एक मैसेजिंग होगी गांधी परिवार के लिए और आगे की राजनीति के लिए, ये एक मैसेजिंग के तौर पर किया जाएगा कि घेर दिया जाए। ये भी हो सकता है कि बीआरएस का व्यक्ति समर्थन कर दे बीजेपी के कैंडिडेट को, वहां इस तरह की स्थितियां पैदा होकर के उनको हराया जा सकता है। मैं मुकेश जी की बात से चलिए, मुझे लगता है अब इस चर्चा को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि समय काफी हो गया। लेकिन जैसा कि आप सब भी समझ रहे हैं, कई दिलचस्प चीजें इसमें रह गई, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राजनीति पर कुछ और बिंदु थे, बिहार को लेकर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर। लेकिन अब तो जैसा है, चुनावी मौसम आ चुका है, लगातार भाजपा की भी और दूसरी पार्टियों की जो उम्मीदवारों की सूची आएगी, तो नए नए पहलू से उनका विश्लेषण जरूर किया जाएगा। और मुझे लगता है कि अगली चर्चा हम करेंगे, तब तक शायद देश में चुनाव का ऐलान, आम चुनाव का ऐलान भी हो चुका हो। तो साथियों, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अड्डा के लिए समय निकाला। हमेशा अड्डा से आप जुड़ते रहे हैं, हमारे लिए समय रखिए। अड्डा की संस्कृति को जिंदा रखना है तो समय निकालना पड़ेगा। और इसी तरह हमसे जो डिजिटली जो सब लोग जुड़ते हैं, उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप फिजिकली या अपने अड्डा पर जाना अगर आपकी दिनचर्या में कम हो गया है, तो यहाँ हमारे अड्डा में जरूर शरीक होइए और अपनी बात हमसे साझा करिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।